नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दिन संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विषय में। जैसे कि आपके सामने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा, फिर आती है आपके सामने कौन सी, पवन ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आती है, ठीक है, इसी प्रकार से बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है। तो इन सभी के विषय में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करें कि ये किसे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इससे हानि क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 में हमने ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस किया, और पार्ट 3 में हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विषय में डिस्कस करके इस चैप्टर को आज कंप्लीट करके कल का जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा आपके सामने। ये खेती को लेकर के, कृषि को लेकर के अगला चैप्टर निकल के आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, हम आप सभी लोगों से कहना चाहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हमने आपके लिए चैट की सुविधा उपलब्ध करा के रखी हुई है, और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिएगा। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्ट पहुंचते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के पास में। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया। आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है, जो हमने यहां से स्टार्ट किया था शक्ति संसाधन को लेकर के। ठीक है, शक्ति संसाधन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमें पता चला था कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक है परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो जो परंपरागत स्रोत होते हैं उसमें कोयला, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और जल विद्युत आते हैं। इनके बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था, कल इसका वीडियो आया था। और ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें आपको पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इसके बाद में बायोगैस और भूतापी ऊर्जा मिलती है, इनको आज हम डिस्कस करने वाले। इनके हानि क्या है, लाभ क्या है, कैसे इनसे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है, किस प्रकार के, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक होती अनवीकरणीय ऊर्जा। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका अगर हम एक बार उपयोग कर लें, ठीक है, तो उसको दोबारा से बनने में हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है। जैसे कि आप देखते हैं पेट्रोल हो गया, अगर एक बार पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको दोबारा बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोयले का उपयोग हम एक बार पूरा कर लें तो उसको भी बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगेगा। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं कि अगर इसका हम एक बार उपयोग करते हैं तो ये तुरंत पूरित हो जाती है, यानी कि दूसरे दिन ये पुनः उतनी ही मात्रा में मिलेगी आपको। जैसे कि सौर ऊर्जा, अगर आपने सौर पैनल लगा करके पूरे दिन की धूप से काफी मात्रा में इलेक्ट्रिक को बना लिया है, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन फिर से धूप निकलेगी और दूसरे दिन फिर से आप अपनी बैटरियों को चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा दोनों में फर्क आप समझ गए होंगे। तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये कैसे हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव हरित ऊर्जा, ईंधन प्रदान करने वाली जो बैटरियां होती हैं, विद्युत वाहन, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा, ये सभी शामिल है। यानी कि अगर आप देखोगे तो सौर ऊर्जा हो गई, इसके बाद में आपको पवन ऊर्जा मिलती। तीसरा जो मिलता है, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैव हंसित ऊर्जा, सन्निहित ऊर्जा। ठीक है, हरित ने जैव सन्निहित ऊर्जा। ठीक है, तो ये ऊर्जा किसे कहते हैं? जो आपने देखा बायोगैस वाली, ठीक है, वो यही है। यानी कि सड़े गले जो जैव पदार्थ होते हैं उनको डाल करके उनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ईंधन प्रदान करने वाली बैटरियां, बाकी सभी आप समझते होंगे, अभी आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है वर्तमान में परंपरागत स्रोतों की कमी और उनसे होने वाला प्रदूषण का सबसे अच्छा विकल्प परंपरागत ऊर्जा। भी आपने वर्तमान में देखा, हर साल देखने को मिलता है दिल्ली में दिवाली के बाद में, जैसे मतलब जब ये पराली वगैरह जलाई जाती है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो होता है, सभी मिलकर के इसी टाइम पर दिल्ली में धुंध सी छा देती है।
हैं, मतलब वहां पर काफी अधिक पॉल्यूशन हो जाता है। और केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग हर जगह पर अब ये पॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या है कि इससे निपटने के लिए, और दूसरी चीज जो परंपरागत स्रोत हैं ये लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देने वाले, क्योंकि कोयला है एक ना एक दिन खत्म होगा ही होगा। इसी प्रकार से जो पेट्रोलियम है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपके सामने गैर परंपरागत स्रोत हैं, ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप इसका उपयोग करके जो परंपरागत स्रोत है इनसे अलग हट सकते हैं। अगर ये आपको ना भी मिले तो गैर परंपरागत स्रोत जो इनका उपयोग करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प है। अब आगे बढ़ते एक एक करके सभी स्रोतों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मिलता है आपको सबसे पहले सौर ऊर्जा। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा होती क्या है कि देखिए समझिएगा, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि सूर्य से जितने भी हमको सौर ऊर्जा मिलती है, सूर्य की जो ताकत है, जो उसकी शक्तियां हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? जो विद्युत सेल होते हैं, जो बैटरियां होती हैं, उनमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उनको चार्ज करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऐसी आप देख रहे हैं प्लेट होती है, ठीक है, और प्लेट में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी में, या फिर कहें कि सूर्य की ऊर्जा ये लेकर के, और इससे क्या करती है कि बैटरी को चार्ज कर देती है। ठीक है, और बैटरी में फिर हम इन्वर्टर लगा करके उससे अपनी ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, यानी कि उससे फिर हम अपना काम चलाते हैं। ठीक है, इनमें से कई सेलों को पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। आप सभी को पता है, ठीक है, जो कई प्रकार की सेल होते हैं, ठीक है, उनको पैनल से जोड़ा जाता है ताकि तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न की जा सके। अगला पॉइंट, धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। अब समझिएगा, देखिए अभी क्या है, हाँ एक मिनट मैं इसको डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं। ये आपकी हो गई पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी के बाद में ये आपको मिलती है एक 0 डिग्री की लाइन, ये आपको मिलती है एक रेखा कर्क, और ये मिलती है आपको मकर। ठीक है, अब जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली और जो मकर रेखा 23.5 डिग्री वाली, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होता है, और इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसमें लगभग 121 देश शामिल हैं। ठीक है, तो हमारे भारत देश ने 2015 में एक मीटिंग की थी आईएसए की। ठीक है, इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा गया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, इसको भारत ही अभी प्रेजेंट टाइम में लीड कर रहा है, और उस समय ये बात रखी गई थी, और इसका मुख्यालय जो है अपने भारत देश में हरियाणा का गुरुग्राम गुड़गांव जो है वहां पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो उसमें ये बात की गई थी, और ये जो इसका लीड है इसमें भारत ही कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले जितने भी देश हैं, तो वो सभी सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पर कहेगी, धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है, यानी कि हम आप सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। ठीक है, लेकिन अगर आप सौर पैनल को लगवा लेते हैं एक बार, खर्चा जरूर आएगा, लेकिन लंबे समय तक आप उस बिल से बच पाएंगे। ठीक है, ये यानी कि ये बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापन, सौर कुकर, सोलर डायर, और इसके साथ ही साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। कई कामों के लिए आजकल हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग होने लगा। ठीक है, ऐसे ही सौर पैनल होते हैं, आप सभी लोगों ने देखे होंगे चौराहे पर, कभी कभी गली में, मोहल्ले में, आजकल गांव में अधिक देखने को मिलते हैं। सौर पैनल वाली लाइटें लगी हुई होती हैं, ऊपर पैनल लगा होता है, लाइट लगी होती है, नीचे एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें बैटरी रखी जाती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा हो गई। अब डिस्कस करते हैं पवन ऊर्जा को। ठीक है, अभी इसके हानि लाभ क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पवन ऊर्जा जो ये एक असमाप्य, क्या असमाप्य स्रोत है, यानी कि कभी समाप्त नहीं होने वाला। जब तक हवा चलती रहेगी तब तक पवन ऊर्जा हमको मिलती रहेगी, यानी कि कभी भी समाप्त होने वाली नहीं। ये भी एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये मतलब दिन में भी हवा चलेगी, रात में भी चलेगी। अगर सोचिए हवा चलनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। एक बात आपने सुनी होगी, कई बार क्या होता है जब चुनाव का माहौल आता है, तो जो मतलब नेता लोगों के सपोर्टर होते हैं, जनता होती, वो एक बात कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नेता का नाम रहेगा। तो जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, और जब तक हवा रहेगी तब तक ये पवन ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो समझिएगा, पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहा है, इनकी बहुत लंबे टाइम से अगर आप देखोगे तो पवन चक्कियों का उपयोग चला रहा है, अनाज को पीसने के लिए, या फिर हम बात करें कि पानी निकालने के लिए, बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। वर्तमान में क्या है कि चक्कियों की में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। क्या होता है आप देख रहे हैं ऐसी होती हैं। ठीक है, तो जो तीव्र गति से हवाएं चलती हैं वो इन परों को ऐसे घुमाती हैं। इससे क्या होता है कि जब इनको घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने वाले जनरेटर्स जुड़ी होती हैं,
जब इनको घुमाती हैं तो ऐसी यहाँ पर विद्युत उत्पन्न करने वाले जनरेटर होते हैं, उनसे ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पवन चक्की के समूह ये युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों, पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित होते हैं। देखिए क्या होता है, ये आपके सामने एक चित्र को मैं पूरा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि पवन चक्की लगी, हवा चले, हवा चलने से घूमती है, ठीक है। अब जो ये घूमती हैं तो ये जो डायनमो से लगी होती है, जनरेटर से लगी होती है, जो कि विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो जब ये विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसका हम लोग उपयोग भी करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कहाँ-कहाँ पर लगे होते हैं, दूसरी बात ये आती है, तो ये पवन चक्कियाँ होती हैं, ऐसी जगह पर लगाई जाती हैं जहाँ पर हवाएँ तेज़ चल रही हों, यानी कि हवाएँ चलती हों, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो ये चक्कियाँ लगी होती हैं मतलब समूह में लगी होती हैं, कोई 1 या 2 इकट्ठी नहीं लगाई जाती हैं, कई सारी समूह में लगाई जाए। दूसरी, पवन फार्म तटीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, वहां पर लगाए जाते हैं। और दूसरी चीज, जो पर्वत घाटियां होती है, पर्वत घाटियों में काफी तेज हवाएं चलती हैं, और जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, तो वहां पर ये चक्कियां लगाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुतायत में इनको लगाया गया, इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के में उल्लेखनीय है, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व में पहला कहां पर लगाया गया था, तो विश्व में प्रथम पवन चालित बस अड्डा जो है ये, ठीक है, ये स्कॉटलैंड में है, ठीक है। मैंने प्रश्न भी इस पर एक पूछा था, कम्युनिटी टैब में जाइएगा, अभी आपको मिल जाएगा, आंसर यही दे देना, ठीक है। क्या स्कॉटलैंड में विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा लगाया गया था, ठीक है, ये बहुत पहला वहां पर है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई आपकी पवन ऊर्जा, ठीक है। इसके लाभ क्या है, सबसे पहली चीज तो इसमें ये है कि इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। हानि केवल इसकी ये है कि जब ये चलती है तो आवाज काफी तेज कर, जैसे आप देखते हैं जब हेलीकॉप्टर आपके ऊपर से निकलेगा तो आप देखेंगे कि कितनी तेज दर 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 आवाज करता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी आवाज बहुत कर, ध्वनि प्रदूषण केवल फैलाती है, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको मिलता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर के अभी एक क्या है कि खान सर ने वीडियो भी डाला था, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो में उन्होंने बताया था। वैसे जो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त क्या रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम हो गया और थोरियम हो गया, इसके परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो ये ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा, ये कैसे प्राप्त की जाती है, यूरेनियम और जो थोरियम है, जो कि प्राकृतिक तौर से हमको प्राप्त होती है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, तो इनके जो परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा होती है, इससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं, जो कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत बनाने के लिए, ठीक है। अभी इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से पूरा। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़े उत्पादन अगर कहा जाए कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है, तो उसके लिए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मिलता है और यूरोप है, ठीक है। यहाँ पर इसका बहुत ही बहुतायत में उत्पादन होता है, ठीक है। भारत में राजस्थान और झारखंड है, यहाँ पर यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। और थोरियम के निक्षेप की अगर बात करें, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं, ठीक है। थोरियम का निक्षेप और यूरेनियम के निक्षेप अपने भारत देश में बहुत ही कम है, ठीक है। और जो ये पाया जाता है, इसका उपयोग लगभग जो हमारे यहाँ पर परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। यानी कि मतलब काफी अलग टॉपिक है, वो समझाएंगे बाद में कभी, ठीक है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में जो आपका मिलता है ये कि कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम, ठीक है, महाराष्ट्र में एक मिलता है आपको तारापुर, राजस्थान में कोटा मिलता है, इसके निकट राणा प्रताप सागर है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कहेगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है एक बार, शायद एमपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में स्थित 3 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइएगा, ठीक है। आपके सामने मैंने यहाँ पर 4-5 बता दी। सबसे पहले तमिलनाडु में एक मिलता है आपको ये कलपक्कम, ठीक है। दूसरा महाराष्ट्र में मिलता है आपको ये तारापुर, ठीक है। तीसरा मिलता है आपको राजस्थान में कोटा के निकट ये एक राणा प्रताप सागर, ठीक है। इसके बाद में आपको अगला मिलता है उत्तर प्रदेश में नरौरा और अगला मिलता है कर्नाटक में केगा। ये सारे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में ये भी याद कीजिएगा कि यूरेनियम के निक्षेप अपने भारत देश में कहां पर है, एक राजस्थान में, दूसरा झारखंड में। थोरियम के कहां पर है, थोरियम में के विशाल मात्रा में अगर देखा जाए तो केरल में, केरल का एक मोनोजॉइट बालू वाला क्षेत्र है, वहां पर यह पाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसके माध्यम से समझिएगा।
क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो ये यूरेनियम और थोरियम होते हैं, इसके परमाणु के केंद्रक में ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। अब जो ये पदार्थ हैं, इन नाभिकीय रिएक्टरों में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन से ये क्या, जब ये गुजरते हैं तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से जब ये गुजरते हैं तो इनको उत्साह इससे ऊर्जा निकलती है, और जब ऊर्जा निकलती है तो यहाँ पर पानी भरा होता है, पानी गर्म होता है और गर्म जल जाता है, ठीक है। जब गर्म जल इधर जाता है तो यहाँ से भाप बनती है और भाप बन करके ये इधर से जाती है। जब यहाँ पर भाप जाती है तो ये टरबाइन लगी होती है, भाप टरबाइन को घुमाती है, क्योंकि जल की तुलना में भाप में ज्यादा ताकत होती है, ठीक है, ज्यादा उसमें शक्ति होती है। जो स्टीम होती है उसमें ज्यादा पावर होती है वाटर की कंपेरिजन में, ठीक है। जब ये टरबाइन घूमती है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो इससे विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये डायग्राम अपने माइंड में बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जब आपको अगला पॉइंट यहां पर मिलता है तो वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिएगा डायग्राम की मदद से, फिर मैं आपको जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पृथ्वी के अंदर से ऊपर की तरफ अपने आप भाप के रूप में दरार होती है, दरार होने के बाद अपने आप भाप के रूप में जल निकलने लगता है, ठीक है। तो जब ये जल निकलने लगता है तो यहाँ पर पाइप लगा करके टरबाइन लगाई जाती है, मोटर लगाई जाती है, उससे क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। ये टरबाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर मोटर लगाई जाती है कुआं बना करके, ठीक है, पाइप लगा करके, और जल यहाँ से जाता है और ये टरबाइन को घुमाता है, फिर जनरेटर लगे में विद्युत उत्पन्न की जाने लगती है, ठीक है। ये दरारें प्राकृतिक रूप से होती हैं और यहाँ पर अपने आप पानी ऊपर की ओर आता है, ठीक है। तो ये काफी प्रेशर से आता है, इसका उपयोग लंबे समय से मतलब काफी टाइम से कर रहे हैं और आगे तक करते रहेंगे। अब समझिएगा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, यानी कि पृथ्वी हमको स्वयं जो प्रदान करती है, उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी क्या है कि ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। मैंने आपको क्लास सिक्स में बताया था, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, एक मिनट, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कई सारी लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब जो ये लेयर है इसके अंदर जो जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर मतलब गर्म यानी कि तापमान बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अंदर मतलब लावा मिलता है आपको, ठीक है, और वही लावा कभी कभी निकल के आता है, वो ज्वालामुखी के रूप में, विस्फोटक के रूप में आता है, ज्वालामुखी के रूप में फटता है, ठीक है। तो अंदर तापमान बढ़ता जाता है और बीच में लेयर होती है जहां पर पानी भी होता है। तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। और कभी कभी ये तापमान क्या होता है, ऊर्जा तापमान भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में अचानक से प्रकट हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकट हो गया। कई सारे इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे शॉर्ट वीडियो में, अगर आप देखेंगे, ठीक है, कैसे प्रकट हो रहा है। तो ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्षों में गर्म जल वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा बनाने, ठीक है, खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने, इन सभी के लिए उपयोग की जा रही है, ठीक है। यानी कि इसका बहुत ही लंबे टाइम से नहाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, खाना बनाने के लिए इसका लंबे टाइम से उपयोग होता चला आ रहा है, ठीक है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। इसके बाद में न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, मध्य अमेरिका, ये सभी देश जो हैं इससे काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला पॉइंट, भारत में अगर देखा है तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद में मणिकरण और लद्दाख में एक पुगा घाटी वहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 मिनट हो चुके हैं, वैसे कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ज्वारीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक इनकी ऊर्जाओं की बात कर ली है। सबसे पहले हमने बात की थी सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा के बाद में हमने बात की पवन ऊर्जा की, इसके बाद में परमाणु ऊर्जा की, फिर भूतापीय ऊर्जा की। अब हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की, ठीक है। और इसके बाद में सभी के हानि क्या है, लाभ के, एक साथ सभी को एक डायग्राम की मदद से हम समझेंगे भी, ठीक है। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वार क्या होते, भाटा किसे कहते हैं, ये हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में और क्लास 6 के एनसीईआरटी में पहले से डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाइए और वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इस ऊर्जा का विदोन समुद्र के संकरे
मुहाने में बांध के निर्माण के द्वारा किया था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बांध बनाया गया है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसका विदोहन किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। और उच्च ज्वार के समय उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अब समझिएगा क्या होता है, ये इस प्रकार के पुल बनाए जाते हैं, ठीक है, बांध बनाए जाते हैं, और बांध बनाने के बाद में जब उच्च ज्वार यहाँ पर टरबाइन लगाए थे, ठीक है, ये इन स्थानों पर टरबाइन लगी हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी तेज ज्वार आते हैं तो इसको टरबाइन को घुमाते हैं और इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जब उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और इससे विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। अब रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं, यानी काफी बड़े बड़े विशाल ज्वारीय मिल बनाए गए हैं। और विश्व का पहला, अगर आपसे पूछा है कि ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां पर बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा फ्रांस में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, फ्रांस में विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा है विश्व में, तो रूस, फ्रांस और भारत में जो कच्छ की खाड़ी वाला इलाका है, यहाँ पर विशाल ज्वारीय मिल पहले से मतलब मौजूद हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ती इसी प्रकार से अब आपको अगला मिलता है बायोगैस, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका उपयोग आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत कम होता है, लेकिन पहले अगर गांव में भी आप जाओगे तो गांव में कई सारे बायोगैस के आपको ये संयंत्र लगे हुए देखने को मिल जाते हैं, समझिएगा। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। समझिए क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिएगा। एक किसान है, ठीक है, जैसे कि आपने गौशाला वगैरह देखी, गौशाला में क्या होता है, काफी बड़ी मात्रा में गोबर उत्पन्न होता है, ठीक है। गौशाला को छोड़ दीजिएगा, मैं एक आम किसान की बात करता हूँ जिसके पास में ज्यादा नहीं, केवल 2 जानवर हैं, ठीक है। उसका घर अच्छा खासा है, घर में 7-8 लोग हैं, ठीक है, और खाना वगैरह उसके घर में बनता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस प्रकार का एक टैंक बनवाएगा, ठीक है। टैंक बनवाने के बाद में एक इधर से, ठीक है, और इधर से, मतलब 2 प्रकार के पाइप या फिर रास्ता बना लेंगे, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर कचरा वगैरह डाला जा सके, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी उसके घर पर गोबर निकलता है, ठीक है, मतलब जितनी गाय भैंस जो गोबर डालती हैं वो उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है, इससे नीचे चला जाएगा। और जितना भी उसके यहाँ पर किचन में मतलब जो भी अपशिष्ट निकलते हैं वो सारे इसी में डाल देगा, उसके यहाँ पे जितना भी कचरा निकलता है वो सभी इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब वो नीचे जाएगा और उसके साथ में थोड़ा बहुत पानी भी, यानी कि मलमूत्र भी उसी में जब जाएगा, तो क्या होगा, ये जो जितने भी मलमूत्र वगैरह होंगे ये क्या करेंगे, जाकर के अंदर ये जैविक अपशिष्ट किससे, बैक्टीरियाओं के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। ये क्या होता है, जैविक अपशिष्ट जो होते हैं, यानी कि जो आपने गोबर वगैरह डाला, अपशिष्ट जितने भी डाले, ये सभी जैविक मतलब क्या है कि बैक्टीरियाओं के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, और अपघटित होने के बाद में ये मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बनाते हैं, जिसे बायोगैस कहते हैं, ठीक है। तो बायोगैस जो गैस होती है वो हमेशा हल्की होती है, तो वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर आप इसे इस प्रकार की टोटी, मतलब एक प्रकार का होता है, तो यहाँ पर लगा करके आप इसका गैस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपशिष्ट ज्यादा डालते जाएंगे तो इधर से आप निकालते जाइएगा, इधर से डालिएगा, ठीक है। और धीरे 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 जब आप देखें कि भर गया तो आप इधर से निकालते भी जाइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके लिए एक गैस मिल जाएगी, और इस गैस का उपयोग आप अपने खाना बनाने में भी कर सकते हैं, कई सारे काम होते हैं, ठीक है, उसमें आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो जो बायोगैस है इसका उपयोग पहले बहुत होता था, आजकल कम हो गया, ठीक है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पन्न करने का सर्वोत्तम ईंधन भी है, ठीक है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर अपशिष्ट डालोगे तो वो सड़ेंगे, गलेंगे, और सड़ी गली चीजें जो होती हैं वो ह्यूमस बन जाती हैं, यानी कि मतलब जैव पदार्थ बन जाती है, उसको आप निकाल करके अपने खेतों में डाल सकते हैं उर्वरक के रूप में, ठीक है। ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप इसको निकाल कर लाइएगा, ठीक है, निकास कीजिएगा यहाँ पर, और इससे उठा करके आप उर्वरक के रूप में मतलब खाद बना करके अपने खेतों में भी डाल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी हानि क्या है। लाभ के ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस अब कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं, इसकी लाभ क्या है। तो ये प्रदूषण मुक्त है, यानी कि इसमें पवन ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई भी धुआं नहीं निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब प्रदूषण मुक्त है।
और इसमें दूसरी बात ये है कि एक बार स्थापित हो जाने के बाद में विद्युत उत्पादन की इसमें कम लागत आती है, यानी कि विद्युत उत्पादन करने में बहुत कम लागत आती है। यानी कि अगर आप कहते हैं ना कि आजकल ट्रेंड क्या चला, सरकारी नौकरी, ठीक है? सरकारी नौकरी लोग क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, ठीक है? अगर आपकी एक बार नौकरी लग गई तो आप अगर मतलब काम करते रहे तो आपको कभी हटाया नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप प्राइवेट में करने जाएँगे तो वहाँ पर क्या पता कि उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है? इसी प्रकार से ये भी है, जो पवन ऊर्जा है वो सरकारी ऊर्जा है, यानी कि अगर आपने एक बार इसको स्थापित कर दिया तो ये लंबे समय तक आपको कम लागत में विद्युत उत्पन्न करने देगा, ठीक है? विद्युत उत्पन्न इससे होगी। तो तीसरा, सुरक्षित है और साफ है, ठीक है? यानी कि सुरक्षित है और साफ भी है। अब इसकी हानियां क्या है इसको भी समझिएगा। ये ध्वनि प्रदूषण बहुत फैलाता है, इसमें देखिए धुआं नहीं निकलता है लेकिन ये ध्वनि प्रदूषण करता है, चिल्लाता बहुत है, ठीक है? चिल्लाता बहुत है। दूसरी, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है, यानी कि अगर जैसे आप देखते हैं सरकारी नौकरी में आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार मेहनत करने के बाद में सरकारी नौकरी मिल गई तो सिक्योरिटी पूरी जिंदगी भर के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अगर आपने एक बार स्थापित कर लिया तो ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है? तीसरी इसमें हानि क्या है, रेडियो और दूरदर्शन के जो प्रसारण के संकेत होते हैं इनको इसमें व्यवधान पैदा करता है, ठीक है? व्यवधान पैदा करता है। तीसरा, इसमें चौथा क्या है, पक्षियों के लिए हानिकारक है। देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ मतलब लिखा होता है कि कितने रुपए का सिक्का है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है और अपने एक चित्र भी बना होता है, ठीक है? इसी प्रकार से इसके भी दो पहलू, इससे अगर लाभ है तो हानि भी है। मनुष्यों के तो इससे खूब लाभ है लेकिन जो पक्षी है उनके लिए हानिकारक है। क्या पता ये चल रहा है और पक्षी निकल के गया और कट गया, मर गया, इसके ऊपर बैठा हो, ठीक है, और मर गया, कब चलने लगे कोई भरोसा नहीं, कब हवा बंद हो जाए चलने लगे, ठीक है? तो पक्षियों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा को लेकर के। तो सबसे पहली बात कि सौर ऊर्जा असमाप्य है, यानी कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नेताजी का नाम रहेगा, ठीक उसी प्रकार जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, ठीक है? और सूरज को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये असमाप्य, यानी कि इसको कभी समापन नहीं हो सकता। दूसरा, प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है? प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है, ये खर्चीला बहुत होता है। अगर आपने एक बार लगवा लिया तो लंबे टाइम तक चलेगा, सरकारी नौकरी वाला हाल, यानी कि अगर आपको एक बार नौकरी मिल गई तो लंबे टाइम तक रहेगी, पूरी जीवन भर की सिक्योरिटी, लेकिन खर्चीला बहुत है, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे तक मतलब बिल्कुल तर हो जाओगे। अगला, स्रोतों के विकसित होने के से ऊर्जा बर्बादी, यानी कि जब स्रोत इसके काफी विकसित हो गए तो इससे ऊर्जा की बर्बादी बहुत होने लगी है, ठीक है? बहुत ऊर्जा की बर्बादी होती है। अगला, ज्वारी ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इससे लाभ भी दो है और हानि भी दो है। सबसे पहले लाभ है ये कि प्रदूषण मुक्त, यानी कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ज्वारी ऊर्जा जो होती है ज्वार से उत्पन्न होती है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, असमाप्य, यानी कि जब तक समुद्र में पानी रहेगा, जब तक ज्वार रहेगी तब तक ये रहेगा, वही हाल जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा, ठीक उसी प्रकार से प्रदूषण मुक्त है और असमाप्य है, ठीक है? हानि क्या है, तो वन्य जीव आवास का इसमें नष्ट होता है, वन्य जीव आवास का नष्ट होना इसमें एक सबसे बड़ा हानि है। दूसरी है कि दोहन में कठिन है, यानी कि जब ये ज्वारी ऊर्जा स्टेशन लगाए जाते हैं तो वहां से और शहरों तक विद्युत पहुंचाने में काफी लंबी लाइनें बिछानी पड़ती हैं, ठीक है? यानी कि पहुंचाना बहुत कठिन होता है, खर्चा बहुत आता है, ठीक है? अगला पॉइंट, अगला मिलता है आपको परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की क्या लाभ है, हानि क्या है? परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। जब एक परमाणु ऊर्जा का जब आप उपयोग करते हैं तो ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। हानि क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करता है। ये सबसे बड़ी मतलब हानि की है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करता है। दूसरा, ये खर्चीला बहुत है, ठीक है? अब यहां पर एक बात समझिएगा, अभी क्या है कि इस प्रदूषण को लेकर के मतलब एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कहा गया है कि 2050 तक मतलब प्रदूषण मुक्त करिएगा, आप जो भी कोयले से बिजली उत्पादन कर रहे हो इसको कम कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर भाई मोदी जी ने कहा कि हमें विदेश से ये जो यूरेनियम है इसको खरीदने की अनुमति दीजिएगा, तो भाई हम ये मतलब 2050 तक प्रदूषण मुक्त कर देंगे। लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि इसको होने के लिए एक मतलब चाइना इसमें अड़ंगा लगा रहा है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि अगर इनको विदेशों से अधिक मात्रा में यूरेनियम प्राप्त होने लगेगा तो ये उस यूरेनियम का उपयोग परमाणु जो बम बनाए जाते हैं उसमें करेंगे, ठीक है? और जो देश में उत्पादन हो रहा है उससे ये बिजली का उपयोग करेंगे, बिजली बनाएंगे। तो इसका काफी लंबी कहानी है, खान सर ने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया, जाकर के
करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु ऊर्जा जो है ये भी काफी लाभकारी है, लेकिन इसमें क्या है कि खर्चीला बहुत होता है, ठीक है, खर्चीला बहुत होता है। अभी क्या है कि इधर उधर से हम लोग यूरेनियम वगैरह खरीदते हैं और ये काफी महंगा पड़ता है हमको, लेकिन अगर हमें मतलब एक सदस्यता मिल जाती है, ठीक है, तो हम क्या है कि अमेरिका से डायरेक्ट इसको ले सकते हैं और अन्य देश से जहां से यूरेनियम वगैरह को बाय कर सकते हैं, और वो हमारे लिए लाभकारी होगा, ठीक है। अब अगर हम बायोगैस की बात करें तो ये कम लागत में तैयार होता है, ठीक है, और उपयोग भी आसान है इसका। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, यानी कि जितने भी सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं, ठीक है, दूसरी चीजें गोबर वगैरह है, ठीक है, तो इसका उपयोग आप गैस उत्पन्न करने में कर सकते हैं और इसके बाद में उससे आप खाद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी लाभदायक है। हानि केवल इसकी एक है कि हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है, यानी कि ग्रीन हाउसेस गैसेज जो होती हैं वो इससे उत्पन्न होती काफी बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो हानि केवल एक है इससे। अगला पॉइंट मिलता है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इसके लाभ भी एक है और हानि भी एक है। स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा जो है ये हर समय उपलब्ध है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो जल निकलता है, गर्म जल निकलता है, वो हमेशा निकलता रहेगा। अगर एक बार निकलना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये हमारे लिए मतलब हर समय उपलब्ध है। दूसरा स्वच्छ है, इसमें किसी प्रकार कोई भी धुआं नहीं निकलता है। पर्यावरण हितैषी है, ठीक है। हानि क्या है, तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन बहुत खर्चीला होता है। जो ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं काफी शहर से दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका क्या है कि खर्चीला बहुत होता है। भाई यहाँ अगर स्थापित है और शहर मान लीजिए कि 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 200 किलोमीटर तक लाइनें बिछाई जाएंगी, तो ये काफी खर्चीला होता है, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने, सफलता मंत्र ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप पर आपको हमारे एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हम क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में आप सभी लोगों के लिए लाए हैं। वीडियो में आपको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन नोट्स के लिए पेमेंट ले रहा हूं। जी हाँ, मैं खुलकर कह रहा हूं, मैं वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं, बट नोट्स के लिए पेमेंट लेता हूं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा। कल 2 से 3 वीडियो हम जरूर लाएंगे आपके लिए। और हमारे दूसरे चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की एडवांस क्लासेस कल से प्रारंभ करें, आज से करने वाले थे बट अब कल से करेंगे, तो ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़िएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। हाँ, एक मिनट, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो भाई, मतलब लिंक दे दी है, चैट की सुविधा उपलब्ध करा दी है, मैं यहाँ पर वीडियोस डालता हूँ, पीडीएफ डालता हूँ, इतना लाभ मिल रहा है, उठाओ लाभ। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, अगर अधिक फॉलोअर होते तो वहां पर भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह डाला करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद साथियों।